नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा एक अगला पॉइंट जो पाठ योजना वाला चल रहा था उसमें दैनिक पाठ योजना के बारे में हमको अध्ययन करना है, उसके बारे में हमको डिस्कशन या चर्चा करनी है। जब हमारे पास अगर पाठ योजना कॉन्सेप्ट हो, अगर हमारे पास यहाँ पर इकाई पाठ योजना का कॉन्सेप्ट हो तो दैनिक पाठ योजना तो आप बढ़िया तरीके से जानते हैं या आप अच्छी तरीके से इसको समझते हैं कि डे प्लान का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होता है। डे प्लान का मतलब ये है कि यदि आप कक्षा 6 में, कक्षा 5 में अगर कोई एक पीरियड लेने के लिए जाते हैं तो आम तौर पर उस पीरियड का जो टाइम टेबल निर्धारित होता है वो है आपके पास वहाँ पर कितने मिनट का, तो वो है आपके पास वहाँ पर 40 मिनट का। उस 40 मिनट में उस इकाई का कितना अंश आप पढ़ा पाएंगे, कितना अंश जो है नहीं पढ़ा पाएंगे। जब उस प्रकार की हमारे पास यहाँ पर अगर बात आती हुई दिखाई देती है तो उसको दैनिक पाठ योजना के नाम से हम जानेंगे। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड और क्या बातें हो सकती है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर आया कि जैसे उसने कहा कि अगर हमने ये बना लिया इकाई पाठ योजना, अगर हमने बना ली कि हम इस इकाई को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर जुलाई से सत्र चालू होता है, जनवरी फरवरी तक जब सत्र चलता है तो उसके मध्य अगर हमने साइंस सब्जेक्ट लिया तो उसमें अगर 15 यूनिट है तो वो 15 यूनिट ये जुलाई से लेकर के फरवरी तक में कितने टाइम पीरियड में आपके पास यहाँ पर फिनिश होगा, वो आपने इकाई पाठ योजना के नाम से आपने उसको अलग अलग इकाइयों को बांट लिया था। अब जैसे ही आपका इकाई वो बढ़ गई तो फिर एक इकाई कई अलग अलग खंडों में टूटेगी। तो उन्होंने कहा कि कक्षा में उस इकाई को पढ़ाने के लिए उसे कई उप इकाइयों में, ये शब्द आपके पास आ गया कि यूनिट प्लान जो आपके पास होता है वो यूनिट प्लान अब हमारे पास यहाँ पर उप इकाइयों में या दैनिक पाठ में जिसको हमने यहाँ पर दैनिक पाठ योजना के नाम से जाना में बांट दिया जाता है और हर एक कालांश की दैनिक पाठ योजना होती है। अब कालांश में अगर हम यहाँ पर कहें तो कहीं 30 मिनट का भी देखते हैं, कहीं 40 मिनट का देखते हैं, कहीं 45 मिनट का देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर बातें इसमें आती हुई दिखाई दी है। मतलब अब आपको ये समझ में आ गया कि ये यदि हमारे पास यहाँ पर यूनिट प्लान है तो ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर डे प्लान हो सकते हैं। वो डिपेंड ऑन करता है कि हमारे पास ये करता है कि वो इकाई जो है कितनी बड़ी है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपके पास आता हुआ दिखाई देगा कि उसको आप और कितनी सब इकाइयों में बांटते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ से हम जब आगे की तरफ अगर चलते हैं तो उसने कहा कि हिंदी भाषा शिक्षण में इकाई को पाठों में विभक्त करके पढ़ाया जाता है। सीधी सी बात हो गई कि जो भी हमारे पास यहाँ पर इकाई है तो इकाई को हमने यहाँ पर फिर पाठों में विभक्त किया। इसलिए जब किसी पाठ की इकाई या पाठ योजना बनाई जाए तो शिक्षक को उस इकाई के अनुसार दैनिक पाठ योजनाएं बना लेनी चाहिए। कक्षा का शिक्षण में दैनिक पाठ योजनाएं शिक्षक को सर्वाधिक सहायता करती है, सपोर्ट करती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इस पैराग्राफ का जिस्ट ये है कि यदि हमारे पास यहाँ पर यूनिट प्लान है तो उस यूनिट प्लान में हमने तय कर लिया था कि हमारी कितनी दैनिक पाठ योजनाएं बनेगी। उस दैनिक पाठ योजना के हिसाब से जब अगर हम किसी कंटेंट को हम यहाँ पर कक्ष में डिलीवर करते हैं तो उसको हम इसके अंतर्गत रखते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता क्या हो सकती है, तो उसने कहा कि पहली आवश्यकता तो ये है कि अगर हम यहाँ पर पाठ योजना बना लेंगे तो उससे जो है अध्यापक को ये पता चल जाएगा कि आज की कक्ष में मेरे ये जो सामने यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग बैठा होगा उसको कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य, अर्थात हम जिनको यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्य के नाम से जानते हैं, कौन कौन से उद्देश्यों की उसको पहचान करवानी है, वो बात हमारे पास यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। फिर आगे उसने कहा कि छात्रों के व्यवहारों को अभिप्रेत नियंत्रित करने में सहायता करती है। सही बात है कि विद्यार्थी के द्वारा, क्योंकि उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तन करना है, उसके कुछ ऐसी चीज़ें होगी उसको नियंत्रित करना है। वो कब कर पाओगे, जब आप घर बैठकर बढ़िया तरीके से एक अगर आपने यहाँ पर क्लास तैयार कर ली तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि हाँ इसकी क्यूरियोसिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये आ सकती है। फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट लेते हैं तो उसने कहा कि जो भी हमारे पास विषय वस्तु होगी उसको व्यवस्थित करना हो, सुसंगठित करना हो या अधिगम अनुभवों के साथ बढ़िया तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना हो, उसको समन्वित करना हो, तो उस बात के लिए भी जो है हमको यहाँ पर इसकी आवश्यकता महसूस होती है। फिर यहाँ से जब आगे हम बढ़ते हैं इसमें
तो अगला पॉइंट आता है कि इसको अगर हमने बना लिया, किसको, दैनिक पाठ योजना को, डे प्लान को बना लिया, तो हमारा जो कंटेंट होगा वो प्रभावशाली तरीके से, वो प्रभावी तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। रीजन ये है कि इफेक्टिव अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आपने डे प्लान के दौरान उस पर बढ़िया तरीके से जो है वो एनालिसिस सिंथेसिस कर लिया, और जैसे ही आपका एनालिसिस सिंथेसिस हो गया तो इसका मतलब है कि आपका जो कंटेंट डिलीवर वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पर इफेक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ पर एक बात अपने पास ये भी आ जाती है कि इस पाठ योजना के दौरान कौन कौन से प्रश्नों का निर्धारण किया जा सकता है, जिन प्रश्नों का उत्तर हम लेना चाहते हैं वो प्रश्न कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, उस बात को लेकर के भी यहाँ पर इसमें हाईलाइटेशन चालू हो जाता है। फिर यहाँ पर अगला उसने कहा कि शिक्षक को उद्देश्य निष्ठ बनाया जा सकता है। मतलब ये होगा कि 40 मिनट की कक्षा में उसने अगर ये तय कर लिया कि मुझे आज विद्यार्थियों को ये कंटेंट डिलीवर करना है, तब यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में वो भटकेगा नहीं। मतलब उसको पता है कि इस 40 मिनट में हमारे द्वारा यहाँ पर कौन से ऐसे उद्देश्य होंगे जिनकी जो है वो प्राप्ति यहाँ पर पॉसिबल है, तो वो जो है यहाँ पर आपके पास उद्देश्य जो है, आपके पास पॉसिबिलिटीज है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर ये जो तरीका है वो जरूरी हो जाता है। फिर आगे उसने कहा कि शिक्षक छात्र एवं विषय वस्तु के मध्य समायोजन। कक्षा कक्ष में कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, उसके मध्य यहाँ पर प्रॉपर वाला जो है एडजस्टमेंट हो सकता है। तो जो शिक्षक होगा, जो छात्र होगा, उसके मध्य यदि हम यहाँ पर एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें कि विषय वस्तु के मध्य जो है समायोजन, अब यहाँ पर समायोजन की जरूरत पड़ती है। हाँ, कक्षा कक्ष में कई बार ऐसी बातें हो जाती है जिसके मध्य जो है वो यहाँ पर प्रॉपर एडजस्टमेंट की आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस होती है। फिर यहाँ से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उसने कहा कि दैनिक पाठ योजनाओं के निर्माण के हमारे पास यहाँ पर विभिन्न उपागम हैं। तो अब इसमें यहाँ पर जब विभिन्न उपागमों की बात करते हैं तो एक पहला उपागम पाठ योजना के क्षेत्र में जो देने वाला विद्वान है उसका नाम है आपके पास यहाँ पर हर्बर्ट। एक जर्मन शिक्षा शास्त्री हुआ करते थे हर्बर्ट। उन्होंने यहाँ पर एक जो हमारे पास पाठ योजना आती है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हाईलाइट में लाए। फिर यहाँ पर इनके बाद में जो है वो नाम आता है आपके पास यहाँ पर फेवरेट तरीके से, वो है आपके पास ब्लूम का। दूसरे अगर हम यहाँ पर एक शिक्षा शास्त्री की बात करें इस क्षेत्र में, तो वो जो हमारे पास यहाँ पर नाम आता हुआ दिखाई दिया वो कौन है, तो वो नाम है हमारे पास यहाँ पर ब्लूम। और इस ब्लूम नामक महोदय ने भी यहाँ पर पाठ योजना, अब ब्लूम का जो है आप टैक्सोनॉमी बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो अपने पास यहाँ पर ये हाँ कि पाठ योजनाओं से जुड़े हुए 2-3 विद्वानों के नाम अगर अपने को बताने पड़े कि कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सारी बात एक जगह है, ये ऐसी टाइटल है जो आपको कक्षा कक्ष में रेगुलर जिनकी आवश्यकता महसूस होती है। तो वहां पर एक नाम आपके पास हर्बर्ट इस पे आया और दूसरा नाम जो है आपके पास यहाँ पर क्या आया, ब्लूम। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, जो हम यहाँ पर आगे जब पाठ योजना का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब हमारे पास वहां पर हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली आ गई थी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पंचपदी आयाम है या हर्बर्ट की पाठ योजना है, इसमें आपके पास यहाँ पर कौन कौन से 5 पॉइंट हैं वो आप बढ़िया तरीके से जो है इसमें जानते हो। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कौन कौन से हमारे पास 5 पॉइंट हैं वो आप बड़े तरीके से जानते हो, क्योंकि हम ये अगली क्लास में जो अगला लेक्चर गया उसमें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या है जल्दी से जो है वो आपने यहाँ पर लिख करके बताओ कि सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या और फिर क्या। जल्दी फास्ट जो है वो आपको इसमें यहाँ पर उत्तर करना है। तो इसमें यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है नो डाउट कि आपको पता है कि हाँ प्रस्तावना नामक कोई चीज़ थी, प्रस्तुतिकरण नामक कोई टाइटल था, तुलना एवं सहयोग नामक कोई पॉइंट था, नियमीकरण एवं सामान्यीकरण के नाम से कोई पॉइंट था, और आखिरी पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर अभ्यास के रूप में आता हुआ दिखाई दिया। ये यहाँ पर हर्बर्ट का जो पंचपदी वाला टाइटल है, जिसको अब अपने को यहाँ पर डबल इसमें डिस्कशन करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। एक तो ये तरीका है कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में जो 5 शब्द आते हैं वो 5 शब्द जो है आपको बढ़िया तरीके से याद हो, वो कौन कौन से मैंने आपको बता दिए। फिर यहाँ से आता है BS जो है ब्लूम का,
तो ये बीएस ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, ये इसको यहाँ पर मूल्यांकन इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी में यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य हैं जिसमें आपके पास कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीन डोमेन पाए जाते हैं। तो ये कॉग्निटिव, ये अफेक्टिव और ये साइकोमोटर, वो जो उद्देश्य होते हैं उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। जब अगर हम उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का अगर निर्माण करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर बीएस ब्लूम का, इसलिए जो है इसको हम मूल्यांकन उपागम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ब्लूम महोदय ने स्पष्ट किया कि शिक्षण लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्य से होता है। अब यहाँ पर और सीखने का अर्थ है कि व्यवहार परिवर्तन, मतलब कुल मिलाकर के कि यदि अगर मैंने कोई बात टीच की और मेरे पढ़ाने से यदि आपके व्यवहार में यहाँ पर अगर परिवर्तन आ जाता है तो उसको जो है यहाँ पर ध्यान देते हैं। इसलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी को व्यवहारिक भी कहा जाता है, व्यवहारात्मक भी कहा जाता है, बिहेवियरल टर्म्स भी कहा जाती हैं। उनके अंदर जो वहाँ पर, जैसे अगर आपने नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन उठाया, उसमें आपके पास 6 एस्पेक्ट हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। तो ये जो है यहाँ पर इसके अंदर जो एक्शन वर्ब आती है उसको जो है हम यहाँ पर व्यवहारात्मक रूप में लेते हैं और हम यही चाहते हैं कि जब एक शिक्षक अपने यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्यों को बढ़िया तरीके से अगर बना लेगा और बनाने के बाद में जो है वो क्या करेगा, तो वो विद्यार्थियों के सामने प्रश्न रखेगा और उन प्रश्नों के जब उसको उत्तर आते हुए दिखाते हैं तो उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा इसमें की जाती है। तो इसलिए ब्लूम के टैक्सोनॉमी में 2 एक शब्द पकड़ना आज की क्लास से, एक आपके पास मूल्यांकन वाला और एक आपके पास यहाँ पर व्यवहारात्मक। कि कभी अगर उसने पूछ लिया कि क्या ये जो अपने पास यहाँ पर बीएस ब्लूम साहब हैं, इनको हम यहाँ पर इनके उद्देश्यों को या इनके जो डोमेन है इनको किस रूप में हम देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनको जो है व्यवहारात्मक रूप में कहीं ना कहीं देखा जाता है। फिर यहाँ से जब आगे की तरफ अगर चलें तो अगला अपने पास यहाँ पर जो नाम आता है वो है अपने पास यहाँ पर ब्लूम के जो व्यवहार के 3 पक्ष कौन से हैं। तो ये हो गया आपके पास कॉग्निटिव, ये हो गया आपके पास अफेक्टिव और ये हो कौन सा, साइकोमोटर डोमेन वाला जो है, जिसको 2-3 नाम है, मनोगत्यात्मक भी कह दो, मनोशारीरिक कह दो या क्रियात्मक कह दो। इन सब का एक तरीका ये है कि अंग्रेजी में हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो कल तुम्हारे पास साइकोमोटर डोमेन। और यहाँ पर जो है वो आपको सब पता है, यहाँ भी पता है और यहाँ भी पता है कि इसमें व्यवहार में परिवर्तन की जब बात करते हैं तो दिमाग में क्या, हृदय में क्या, ये जो हमारे पास यहाँ पर स्किल वाला पॉइंट है जहाँ हमारे हाथ काम करते हुए दिखाई देते हैं, इनमें यहाँ पर क्या परिवर्तन आया, उन बातों को इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाता है। फिर जॉन डीवी और किलपैट्रिक का उपागम, तो ये भी कभी कभी अगर पूछ ले तो जॉन डीवी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है आप जानते हो बढ़िया तरीके से कि जिस बात पर बल देते हैं वो देते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल पर, अनुभव पर। और उन्होंने कहा कि अनुभव वाला कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर सामने खड़ा होगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है जो सामने बैठा हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़िया तरीके से परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए उसने कहा कि इस उपागम में अधिगम के लिए अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहीं मेथड वाले कॉन्सेप्ट में देखा भी था कि प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आगे उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को ज्ञान उनके जीवन की समस्याओं के समाधान के अनुभवों में से दिया जाता है और इसलिए जो है यहाँ पर शिक्षण का जो कार्य होता है वो उसका उद्देश्य हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जब भी अगर हम यहाँ पर उसको कोई प्रोजेक्ट काम करने को देंगे तो उसके सामने जो अनुभव, एक्सपीरियंस जो गेन करने की बात आती हुई दिखाई दी है वो एक अपने आप में यहाँ पर एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर जॉन डीवी किलपैट्रिक वाला जो टाइटल है इसमें यहाँ पर अपने को क्या, तो जिस बात पर ध्यान रखना है वो आपके पास यहाँ पर अनुभव। फिर बात आती है मॉरिसन। अब मॉरिसन का जो उपागम है इसमें यहाँ पर जिस बात को लेकर के ध्यान दिया गया वो आपके पास ये है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। कभी कभी तो हो सकता है कि आप में से भी अधिकतर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको ये समझ नहीं आता कि मैं पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहा हूँ।
तो जब अगर हमें को यहाँ पर ये पता नहीं होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे को क्या करना है, जब तक अगर आपको खुद को इस बात का ज्ञान नहीं होगा, ये यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको हम यहाँ पर शिक्षक अध्यापक के नाम से जानते हैं, वो आपके व्यवहारों में परिवर्तन ला ही नहीं सकता। यदि आपने कहा कि नहीं, मुझे बढ़िया और शानदार वाला एक टीचर बनना है, चाहे मैं यहाँ पर किसी भी स्टैंडर्ड का बनूं, कि प्राइमरी लेवल का हूँ या मिडिल लेवल का या हायर लेवल का, यदि मेरे को यहाँ पर ये बोध होगा कि मैं बढ़िया क्वालिटी का अगर टीचर बनूंगा, तो मेरे को यहाँ पर रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि आपका मकसद केवल एग्जाम पास करना नहीं है। उसके बाद जब अगर आप कक्ष में जाओगे तो आपके पास वो सारी बातें, तो इसलिए उसने कहा कि विद्यार्थी को ये तो पता हो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, और जब तक अगर उसको ये नहीं पता होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि उसके फिर परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सुधार आता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए हर एक को ये ज्ञान होना चाहिए पढ़ने से पहले कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने भी यहाँ पर ये उद्देश्य बनाए हैं, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे को उसमें कितना समय देना पड़ेगा, उस बात का वहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉरिशन की जो शिक्षण योजना में इन्होंने यहाँ पर कितने सोपान बताए, तो इन्होंने यहाँ पर 5 सोपानों का अनुसरण किया। अब वो जो है हमारे पास यहाँ पर 5 सोपान कौन कौन से हैं, तो एक है योजना, एक है प्रस्तुतिकरण, एक है आपके पास यहाँ पर समाप्ति की ओर बढ़ना, उपसंहार की ओर बढ़ना, परिपक्व, और एक आपके पास यहाँ पर व्यवस्था, और एक आपके पास यहाँ पर वर्णन। तो ये मॉरिसन नामक विद्वान ये जो है यहाँ पर 5 बातों को लेकर के हाईलाइट करता है। याद हो जाए तो अच्छा है, वैसे तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली की ही 5 बातें पूछी जाती है, लेकिन कभी अगर पूछ ले कि मॉरिसन के कौन से शब्द हैं, योजना है, प्रस्तुतिकरण है, परिपाक है, व्यवस्था है, वर्णन है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि हाँ ये बातें जो है इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर डे प्लान से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं उसको जो है हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। ठीक है, तो आज हम कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। जय हिंद।